कहानी शुरू होती है उस दौर से जब भारत सोने की चिड़िया नहीं, सोने की खान था। जब यहाँ का कपड़ा यूरोप के बादशाह पहनते थे, जब मसालों की खुशबू से इंग्लैंड की गलियां महकती थीं, और जब हिंदुस्तान की एक एक बंदरगाह से निकलने वाला माल पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को चलाता था। लेकिन फिर कुछ ही दशकों में वही भारत, जिसने दूसरों को दौलत दी थी, खुद गरीबी का पर्याय बन गया। सवाल यह है, क्या यह सब ब्रिटिश तोपों और बंदूकों की ताकत से हुआ? नहीं, सच्चाई इससे कहीं ज्यादा कड़वी है। भारत को ब्रिटिशों ने नहीं, भारतीयों ने ही ब्रिटिशों के हवाले किया। शुरुआत करते हैं 1757 से, प्लासी की लड़ाई। जब नाम आता है सिराजुद्दौला का, तो याद आता है वो युवा नवाब जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल से बाहर निकालने की कोशिश की। लेकिन उसके ही दरबार में बैठा एक आदमी, मीर जाफर, ब्रिटिशों से सौदा कर चुका था। उसने कहा, अगर तुम मुझे नवाब बना दो तो मैं तुम्हारे लिए लड़ाई जीत दूंगा। और बस एक रात में हिंदुस्तान का भविष्य बिक गया। लड़ाई चली, सिराजुद्दौला हार गया, लेकिन असल में हार भारत की नहीं, वफादारी की हुई। उस दिन से ब्रिटिशों को समझ आ गया कि अगर भारत को जीतना है तो तलवार नहीं, लोभ, लालच और सत्ता का लालच देना होगा। अगले कुछ सालों में उन्होंने यही फॉर्मूला पूरे देश में फैलाया। हर प्रांत में एक मीर जाफर था। कहीं वो कोई मंत्री था, कहीं कोई सेनापति और कहीं कोई दीवान। अंग्रेजों ने बस एक ही हथियार इस्तेमाल किया, विभाजित करो, राज करो। लेकिन ये नारा सिर्फ हिंदू मुस्लिम के लिए नहीं था, ये लागू हुआ हर स्तर पर। राजा बनाम मंत्री, जमींदार बनाम किसान, व्यापारी बनाम शिल्पकार। और सबसे बड़ी चाल ये थी कि उन्होंने लोगों को अपनों के खिलाफ इस्तेमाल किया। तो सोच, कंपनी के पास भारत में शुरू में मुश्किल से 2600 सैनिक थे और हिंदुस्तान के पास लाखों। फिर भी ब्रिटिश जीते। क्यों? क्योंकि उन 2600 में से आधे से ज्यादा भारतीय सिपाही थे, जिन्हें कुछ रुपयों, रोटियों और झूठे वादों पर अपने ही भाइयों के खिलाफ खड़ा कर दिया गया। ये वो दौर था जब बंगाल का बुनकर भूख से मर रहा था, लेकिन उसी गांव का सिपाही ईस्ट इंडिया कंपनी की वर्दी पहनकर उसी बुनकर को कोड़े मार रहा था। एक सिपाही जो सोचता था कि वो नौकरी कर रहा है, असल में वो अपने ही देश की जंजीरें गढ़ रहा था। धीरे धीरे अंग्रेजों ने व्यापार को राजनीति में बदला। हर जगह उन्होंने किसी न किसी भारतीय से गद्दारी खरीदी। किसी को गद्दी का वादा, किसी को पैसे का, किसी को बस एक पदक का। लेकिन असल में हर सौदा भारत की आत्मा के टुकड़े टुकड़े कर रहा था। और अंग्रेज चालाक थे, वो कभी सीधे राजा पर हमला नहीं करते थे। पहले उसके वजीर को अपने पाले में लेते, फिर सेनापति को, फिर उसके सलाहकारों को। जब राजा अकेला रह जाता तो या तो वो मर जाता या फिर झुक जाता। और जब झुक जाता तो कंपनी कहती, अब ये इलाका हमारा है। लेकिन ये सब सिर्फ सत्ता की लड़ाई नहीं थी, असली खेल था पैसे और सूचना का। भारत के व्यापारी, बनिए और साहूकार, जो पहले मुगलों के दौर में भी समृद्ध थे, उन्होंने कंपनी के साथ गठजोड़ किया, क्योंकि उन्हें लगता था कि अंग्रेज स्थिरता लाएंगे, व्यापार सुरक्षित रहेगा। उन्हीं भारतीय व्यापारियों ने अंग्रेजों को ऋण दिया, जहाज दिए और स्थानीय संपर्क। उन्होंने अंग्रेजों को बताया कि कौन सा राजा कितना कमजोर है, कहां विद्रोह पनप रहा है और किसे खरीदा जा सकता है। एक एक जानकारी सोने से भी कीमती थी, और ये जानकारी भारतीय ही दे रहे थे। ब्रिटिश तो बस चतुर व्यापारी थे, पर उन्हें जासूस, दलाल और मार्गदर्शक भारत से ही मिले। अब तू सोच, जब 1857 में बगावत हुई, तब कितने भारतीयों ने ब्रिटिशों के खिलाफ हथियार उठाए। लेकिन उससे भी ज्यादा भारतीय उनके लिए लड़ रहे थे। वही सिपाही जो कल तक झांसी की रानी की रक्षा कर सकते थे, आज उन्हें घेर रहे थे। ये वही मनोवैज्ञानिक गुलामी थी जो ब्रिटिशों ने धीरे धीरे हमारे अंदर बोदी थी, कि हम तुम्हारे मालिक हैं और तुम सिर्फ हमारे कर्मचारी। ब्रिटिशों ने लड़ाई नहीं जीती, उन्होंने मन जीत लिया। और जब किसी का मन जीत लिया जाए तो फिर तलवार की जरूरत नहीं पड़ती। सबसे बड़ा झटका तब आया जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय न्याय व्यवस्था, शिक्षा और शासन के ढांचे को अपने हिसाब से बदल दिया। उन्होंने ऐसे कानून बनाए जिनसे भारतीय भारतीयों पर अत्याचार करने लगे। एक जमींदार अपने ही किसानों से ब्रिटिश टैक्स वसूलता था, एक क्लर्क अपनी ही जाति के आदमी को कोर्ट में फंसा देता था। और जब कोई देश खुद अपने नागरिकों पर अत्याचार करने लगे तो बाहर से कोई दुश्मन आने की जरूरत नहीं पड़ती। अंग्रेजों ने हमें गुलाम नहीं बनाया,
हमने खुद को बना लिया। एक कहानी है, जब 1770 में बंगाल का अकाल पड़ा, लाखों लोग भूख से मर गए। कंपनी ने राहत भेजने के बजाय टैक्स बढ़ा दिया, और उन टैक्सों को वसूलने वाले कौन थे? भारतीय अधिकारी। अपने ही गांव से अनाज छीनने वाले वही भारतीय थे जिन्हें कंपनी ने थोड़ी सी तनख्वाह दी थी। तुम समझो, ब्रिटिशों ने कभी बंदूकें नहीं बढ़ाई, उन्होंने पद बढ़ाए, और वो पद पाने के लिए लोग अपने लोगों की मौत पर भी चुप रहे। यही वो दौर था जब एक नया वर्ग पैदा हुआ, ब्राउन साहेब्स। वो भारतीय जो खुद को ब्रिटिशों से कम नहीं समझते थे, अंग्रेजी बोलने वाले, सूट पहनने वाले और अपनी संस्कृति को नीचा समझने वाले। इन लोगों ने ब्रिटिश सत्ता को वैचारिक आधार दिया। उन्होंने कहा, अंग्रेज सभ्यता लाए हैं। असल में उन्होंने गुलामी को ग्लैमर बना दिया। कई भारतीयों ने ब्रिटिश नीतियों को ही अपने हित में इस्तेमाल किया। जब कंपनी ने जमींदारी प्रणाली लागू की तो कई भारतीय जमींदार करोड़पति बन गए, क्योंकि उन्होंने किसानों की मेहनत पर टैक्स वसूले। जब ब्रिटिशों ने आधुनिक शिक्षा शुरू की तो वही वर्ग तैयार हुआ जो अंग्रेजों के लिए क्लर्क बन गया। उनके कानून पढ़े, उनके लिए फैसले दिए, उनके कागजों में हस्ताक्षर किए। मतलब भारत चलता रहा, पर आत्मा किसी और के हुक्म से। 1857 की क्रांति में जो लोग अंग्रेजों के खिलाफ थे, उनके खिलाफ भी भारतीय ही खड़े थे। दिल्ली की गलियों में जब बगावत की आग खिली तो किसी ने अंग्रेजों के घर जलाए, पर किसी ने अपने ही देशवासियों को बचाने वाले को धोखा दिया। यह सिर्फ एक युद्ध नहीं था, यह था एक आईना जिसमें भारत ने खुद को देखा और पाया कि हम अंदर से ही टूट चुके हैं। ब्रिटिशों ने भारत को तो जीता, पर वो तभी मुमकिन हुआ क्योंकि हमने उन्हें दरवाजा खुला छोड़ दिया। अगर मीर जाफर, मीर कासिम या उन जैसे हजारों लोगों ने बस एक पल सोचा होता कि वो किसके खिलाफ खड़े हैं, तो शायद इतिहास अलग होता। लेकिन यह भी सच है कि हर इंसान उस वक्त अपनी सुरक्षा चाहता था। अंग्रेजों ने उसी कमजोरी का फायदा उठाया, डर, लालच और उम्मीद। कभी कहा हम तुम्हें बचाएंगे, कभी कहा हम तुम्हें अमीर बनाएंगे, और हर बार कोई ना कोई मान गया। अंत में जब ब्रिटिश राज अपने चरम पर था, तब भी सत्ता के हर स्तर पर भारतीय ही बैठे थे। पुलिस, प्रशासन, सेना, टैक्स विभाग, हर जगह भारतीय थे। पर फर्क सिर्फ ये था कि अब वो अपने देश के लिए नहीं, अपने मालिकों के लिए काम कर रहे थे। और यही असली विजय थी ब्रिटिशों की। उन्होंने हमें हराया नहीं, हमसे खुद अपना साथ छुड़वा दिया। आज जब हम ब्रिटिश राज को याद करते हैं तो अक्सर कहते हैं, उन्होंने हमें लूटा, पर सच्चाई यह है कि हमने उन्हें लूटने दिया। हमारी कमजोरी, हमारी आपसी दुश्मनी, हमारी लालच, ये वो दरवाजे थे जिनसे ब्रिटिश भीतर आए। अगर वो बंद होते तो शायद इतिहास कुछ और होता। और शायद यही वजह है कि 1947 में जब आज़ादी मिली तो हम आज़ाद तो हो गए थे, पर अंदर से अब भी गुलाम थे, सोच में, भाषा में, मानसिकता में। क्योंकि 200 साल की सबसे बड़ी जीत न तो प्लासी में हुई थी, न दिल्ली में, वो हुई थी हमारे दिमागों के अंदर। तो जब भी हम ये सवाल पूछें कि ब्रिटिशों ने भारत को कैसे जीता, तो जवाब सीधा है, उन्होंने नहीं जीता, हमने खुद उन्हें जीतने दिया।